हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में प्लस टू केमिस्ट्री के हम जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यूक्लिक एसिड। आपने लोअर क्लासेस में न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए डेफिनेटली पढ़ा होगा, बस वही है ये टॉपिक। बेसिकली बायोलॉजी में से बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, पूरा एक चैप्टर ही होता है, पर केमिस्ट्री में नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा, और या मेडिकल के स्टूडेंट्स तो चलो बायो में ही पढ़ लेते हैं, तो इसको थोड़ा कंपैक्ट रखा गया है। डीएनए और आरएनए को कलेक्टिवली न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है और ये हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डीएनए स्पेशली न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और आरएनए न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लिक एसिड जो हैं बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स होते हैं, जो कि सारे के सारे न्यूक्लिक एसिड जो हैं दो ही होते हैं, डीएनए आरएनए, लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आगे पास करने में हेल्प करते हैं और हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स को आगे लेके जाने में हेल्प करते हैं। और जो आरएनए होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करने में हेल्प करता है और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी कंट्रोल करते हैं। न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले एक स्विस फिजिशियन ने, फ्रेडरिच मिशर ने, पस सेल के न्यूक्लियस से फाइंड आउट किया था। सो फar एज कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज कंसर्न्ड, ये कलरलेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, अमॉर्फोस हैं और इनके तीन यूनिट्स होते हैं। एक होता है नाइट्रोजनस बेस, एक होता है शुगर और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड। नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन्स और एक होते हैं पिरामिडिन्स। जो प्यूरिन्स होते हैं इनमें दो रिंग्स होती हैं, एक सिक्स मेंबर्ड रिंग होती है और एक फाइव मेंबर्ड रिंग होती है। ये दोनों रिंग्स फ्यूज्ड होती हैं और प्यूरिन के अंदर दो नाइट्रोजनस बेस हैं। एक का नाम है एडेनिन, इसे कैपिटल ए के साथ लिखा जाता है। एक का नाम है गुआनिन, इसे कैपिटल जी के साथ लिखा जाता है। सो फar एज पिरामिडिन्स आर कंसर्न, ये सिक्स मेंबर्ड रिंग्स होती हैं और इनमें दो नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो पैरामिडीन्स में तीन तरह के पैरामिडीन्स हैं। एक थायमिन है, इसे कैपिटल टी के साथ लिखा जाता है। साइटोसिन को कैपिटल सी के साथ लिखा जाता है। यूरासिल को कैपिटल यू के साथ लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा आपको? ओके, आगे चलते हैं। शुगर्स, नाइट्रोजन बेस के बाद हम शुगर की बात करेंगे क्योंकि हमने कहा कि न्यूक्लिक एसिड के तीन कंपोनेंट हैं, एक नाइट्रोजनस बेस, एक शुगर और एक फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप। शुगर्स दो तरह की होती है, एक राइबोस शुगर होती है, एक डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है। जो राइबोस और डीऑक्सी राइबोस शुगर हैं इनके बीच में कॉमन बात ये है, ये सिक्स फाइव मेंबर्ड रिंग्स हैं और ऑक्सीजन इसमें एक हीट्रोसाइकिल दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, और जो राइबोस हैं ये भी बीटा फॉर्म में है और डीऑक्सी भी बीटा फॉर्म में है। लाइक फर्स्ट कार्बन पे ओ एच ऊपर की तरफ है। जो डिफरेंस है इनमें राइबोस और डीऑक्सी में, यहाँ पे देखिए सेकंड कार्बन पे यहाँ पे राइबोस शुगर में ओ एच ग्रुप है और डी एक्स ऑक्सी में डीऑक्सी यानी ऑक्सीजन रिमूव हो गया, सेकंड कार्बन पे ओ एच की जगह पे एच है। तो डिपेंडिंग अपॉन के कॉन्स्टिट्यूएंट किस तरह के प्रेजेंट हैं, न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और इसमें एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन नाम के नाइट्रोजन बेसिस, डीऑक्सीराइबोस शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड डी ऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड से, डीएनए से डिफर करती है।
एक तो शुगर इनमें डिफरेंट होती है। आरएनए में जो शुगर होती है वो राइबोस शुगर होती है, और डीएनए में जो शुगर होती है वो डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है। इसके अलावा एक और डिफरेंस होता है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड में डीएनए में थायमिन होता है। तो इसमें थायमिन जो है वो रिप्लेस हो गया यूरासिल के साथ। थायमिन हैज़ बिन रिप्लेस बाय यूरासिल। थायमिन जो है यूरासिल से रिप्लेस हो गया। ठीक है। और जो शुगर कंटेंट है उसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, इन तीनों को मिला के ये जो एक यूनिट है इसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। लेकिन अगर सिर्फ बेस और शुगर को कलेक्टिवली बोलना हो तो उससे न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। ठीक है। पर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में ये डिफरेंस होता है। न्यूक्लियोसाइड इज बेस प्लस शुगर, एंड अगर इस बेस प्लस शुगर में फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड कर दो तो ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और इनका एन नंबर होता है, यानी कि बेस शुगर फॉस्फेट की पॉलीमराइजेशन हो जाए तो ये न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमराइजेशन है, इट रिजल्ट्स इनटू अ न्यूक्लिक एसिड। और जो न्यूक्लियोसाइड है, बेस और शुगर, वो न्यूक्लियोसाइड का नाम जो है डिपेंड करता है बेस के नाम के ऊपर। अगर बेस एडेनिन है और शुगर राइबोज है तो इस न्यूक्लियोसाइड को एडिनोसिन कहते हैं। अगर बेस का नाम ग्वानिन है, शुगर राइबोज है, तो न्यूक्लियोसाइड का नाम ग्वानासिन है। अगर बेस साइटोसिन है और शुगर राइबोज है तो न्यूक्लियोसाइड को साइटोडिन कहा जाता है। और अगर बेस का नाम थायमिन है और शुगर डीऑक्सी राइबोज है, राइबोज की जगह, तो इसको डीऑक्सी थायमिडिन कहा जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताई गई हैं। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। इसी तरह से अगर आप न्यूक्लियोटाइड का नाम लिखना चाहते हैं तो एडिनोसिन, जो कि एडेनिन और शुगर था, एडिनोसिन प्लस फॉस्फोरिक एसिड को एडाइनिलिक एसिड कहते हैं। गोनासिन, ये न्यूक्लियोसाइड है, फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर दो तो न्यूक्लियोटाइड का नाम गोनाइलिक एसिड हो जाएगा। साइटिडीन न्यूक्लियोसाइड है, फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर दोगे तो जो न्यूक्लियोटाइड है उसका नाम साइटिडाइलिक एसिड हो जाएगा। यूरेडिन प्लस फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर दोगे तो इनको यूरेडाइलिक एसिड कहा जाता है, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड है। यहाँ तक क्लियर है। डीएनए का स्ट्रक्चर दो तरह से बताया गया है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है और एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम डिटेल में पढ़ते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम ये बताना चाहेंगे कि डीएनए एक मैक्रोमॉलिक्यूल है। इसमें दो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं जो कि स्पाइरली एक दूसरे के साथ कॉइल्ड होती हैं, और इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर्स बॉन्ड्स होते हैं दो न्यूक्लियोटाइड कंपोनेंट के बीच में। आगे जाके डायग्राम में दिखाते हैं। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है डीएनए का, ये जेडे वॉटसन और क्रीक ने 1953 में प्रपोज किया था। ये डबल हेलिकल मॉडल है डीएनए का। इसके अकॉर्डिंगली डीएनए मॉलिक्यूल में दो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं जो कि स्पाइरली कॉइल्ड होती हैं कॉमन एक्सिस पे, और ये कॉइलिंग जो है जनरली राइट हैंडेड होती है और उसमें ऑल्टरनेटिवली थोड़े ग्रूव्स आते हैं। डायमीटर डीएनए मॉलिक्यूल का यूनिफॉर्म होता है, चाहे नाइट्रोजन बेस डिफरेंट डिफरेंट हो। मतलब एक प्यूरिन होता है, एक पिरिमिडीन होता है। तो आपको पता है कि प्यूरिन और पिरिमिडीन के बीच में जो बॉन्ड है, प्यूरिन है और एक पिरिमिडीन है, ठीक है, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है उसकी वजह से
इसका स्ट्रक्चर हेलिकल का ऊपर नीचे हो सकता है, डायमीटर चेंज हो सकता है, पर इसमें प्यूरिन और पिरिमिडीन की बॉन्डिंग इस तरह से हो जाती है कि इसका जो डायमीटर है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। ठीक है? तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे। देखिए, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। गुआनिन के साथ जो है साइटोसिन अटैच है, एडेनिन के साथ थायमिन, फिर थायमिन के साथ एडेनिन, एडेनिन के साथ थायमिन, साइटोसिन के साथ गुआनिन। मगर ये कंफर्म्ड ही है कि गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, और एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही है। जो गुआनिन है जो गुआनिन है ये एक प्यूरिन है। ठीक है? ये प्यूरिन। तो फिर साइटोसिन जो है ये क्या होगा? पैरिमिडीन होगा। इसी तरह से एडेनिन जो है ये प्यूरिन है और थायमिन जो है वो पिरिमिडीन है। अब आगे क्या आ गया? थायमिन पिरिमिडीन है और एडेनिन प्यूरिन है। देखा? मतलब ऑल्ट्रेशन इस तरह से है कि अगर एक यहाँ पे नाइट्रोजन बेस एडेनिन बड़े वाला है, थायमिन नाइट्रोजनस बेस छोटा है, तो आगे थायमिन जो है उसको छोटा कर दिया और एडेनिन को बड़ा कर दिया, तो डायमीटर इसका जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन आपने ये चीज़ पक्के तौर पे याद करनी है, जब भी गुआनिन और साइटोसिन का बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनेगा और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ ही जुड़ेगा और साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ ही जुड़ेगा। वाइस वर्सा, एडेनिन और थायमिन के बीच में बॉन्ड होगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, या थायमिन और एडेनिन के बीच में होगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, वाटसन और क्रीक ने सजेस्ट किया था। आगे उन्होंने इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन के साथ इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ये ओ के साथ ये कॉइलिंग सी जो दिखाई हुई है, ये फॉस्फेट ग्रुप का ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन बेस के साथ अटैच है। सॉरी, शुगर के साथ अटैच है, शुगर के साथ अटैच है, और शुगर जो है अपने कार्बन से नाइट्रोजन बेस के साथ अटैच है। फिर फॉस्फेट ग्रुप जो है शुगर के साथ अटैच है और शुगर जो है फिर वो बेस के साथ अटैच है। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर सजेस्ट किया गया था। और ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि गुआनिन के कॉम्प्लीमेंट्री जो नाइट्रोजन बेस है वो साइटोसिन ही होता है, साइटोसिन का गुआनिन होता है, एडेनिन का नाइट्रोजनस बेस जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो थायमिन होता है, और थायमिन का जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस है वो एडेनिन ही होता है। साइटोसिन और गुआनिन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाना है और एडेनिन और थायमिन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड जो है वो आपने बनाना है। क्लियर है बच्चा? आगे हमने बायोलॉजिकल फंक्शंस पढ़ने हैं न्यूक्लिक एसिड के। न्यूक्लिक एसिड के दो फंक्शन हैं, एक है रेप्लिकेशन और एक है प्रोटीन सिंथेसिस। रेप्लिकेशन हम पहले पढ़ते हैं। रेप्लिकेशन को डिफाइन किया जाता है जिसमें सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल दो एक जैसे अपनी कॉपीज़ बना देता है, मतलब एक डीएनए से दो डीएनए बन बन जाते हैं। ये सेल डिवीज़न के टाइम पे होता है। जब एक सेल, हम जब बड़े होते हैं या हमारी बॉडी के पुराने सेल मरते जाते हैं, नए बनते जाते हैं, तो जो सेल्स जब एक से दो बनेंगे तो डीएनए जो है उनको डिवाइड होना पड़ेगा। तो डिवाइड होने से तो आधा हो जाएगा, पर इससे अच्छा डीएनए अपनी कॉपी बना देता है। तो इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। रेप्लिकेशन एक एंजाइम कैटालाइज्ड प्रोसेस है और रेप्लिकेशन में डीएनए अपने आप को अनवाइंड करना शुरू कर देता है, मतलब उसका जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो ओपन अप होना शुरू हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे।
ये डीएनए है। यहाँ पे लिखा है 3 डैश, तो ये यहाँ पे लिखा है 5 डैश। तो एडेनिन के ऑपोजिट थायमिन है, साइटोसिन के ऑपोजिट गुआनिन है, साइटोसिन के ऑपोजिट गुआनिन है, थायमिन के ऑपोजिट एडेनिन है। यहाँ तक सिंगल स्ट्रैंड है, यहाँ तक सिंगल डीएनए है, सिंगल स्ट्रैंड नहीं, सिंगल डीएनए है। यहाँ से ये अपने आप को अनवाइंड कर लेता है, ये अपने आप को यहाँ से अनवाइंड कर लेता है। तो ये ओरिजिनल डीएनए का स्ट्रैंड है, और ये भी ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड है। ये जो दो डीएनए स्ट्रैंड है, ये डेवलप होते हैं इनके ऑपोजिट। लाइक अगर इस ओरिजिनल स्ट्रैंड में यहाँ पे साइटोसिन है, इसके ऑपोजिट स्ट्रैंड जो डेवलप होगा उसमें गुआनिन साइटोसिन के सामने आ जाएगा, गुआनिन के ऑपोजिट साइटोसिन, एडेनिन के ऑपोजिट थायमिन, ऐसे ही इधर। ठीक है, तो जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उसमें डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो उस सेल के न्यूक्लियस में उसके पास एक कोड होता है प्रोटीन को बनाने के लिए। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है डीएनए में प्रेजेंट होती है, और उसमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रोटीन की जो बननी है अमाइनो एसिड के साथ, डीएनए के अंदर ये इन्फॉर्मेशन हिडन होती है। तो डीएनए एक मास्टर होता है जो कंट्रोल करता है प्रोटीन की सिंथेसिस को। और प्रोटीन की सिंथेसिस के दो स्टेप्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आरएनए बनता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड बनता है, और इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कह देते हैं। प्रोसेस में शुरू में डीएनए के जो दो स्ट्रैंड हैं वो ओपन होने शुरू हो जाते हैं, और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ब्रेक कर जाती है। ठीक है, और ये सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है डीएनए मॉलिक्यूल के पास प्रेजेंट होती है। और ये जो चेन है जो कि अलग होती है, इसको सेंस चेन कहते हैं। और इस पे जो बेस सीक्वेंस होती है, मतलब कि एडेनिन है, थायमिन है, यहाँ साइटोसिन है, वो टेम्पलेट का काम करती है आरएनए की सिंथेसिस के लिए। जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है रेप्लिकेशन से मैच करता है, लेकिन डिफर भी करता है कि आरएनए में जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज की बजाय राइबोज शुगर होती है। और इसके अलावा थायमिन जो नाइट्रोजन बेस डीएनए में प्रेजेंट होता है, उसकी जगह पे यहाँ पे यूरासिल जो है वो प्रेजेंट आ जाता है आरएनए में। तो एक बार आरएनए बन जाए तो डीएनए और आरएनए के हेलिक्स जो हैं एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और आरएनए साइटोप्लाज्म में माइग्रेट कर जाता है। तो तीन तरह के आरएनए सिंथेसाइज होते हैं। एक का नाम होता है मैसेंजर आरएनए, इसको स्मॉल एम आरएनए के साथ लिखा जाता है। ट्रांसफर आरएनए स्मॉल टी आरएनए लिखा जाता है। राइबोसोमल आरएनए स्मॉल आर आरएनए लिखा जाता है। तीनों तरह के आरएनए जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जब प्रोटीन मॉलिक्यूल की क्या होनी होती है, फॉर्मेशन होनी होती है। जब प्रोटीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होनी होती है तो तीनों आरएनए जो हैं वो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है। तो मैसेंजर आरएनए जो है न्यूक्लियस से मूव करके राइबोसोम पे चला जाता है, और मैसेंजर आरएनए डीएनए का मैसेज लेके जाता है कि
राइबोसोम के पास जाता है कि ये वाली प्रोटीन, खास तरह की प्रोटीन जो है वो बनानी है। वहाँ पे राइबोसोमल आरएनए होता है, वो मैसेंजर आरएनए को की से इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और प्रोटीन को बनाने के लिए जगह प्रोवाइड करता है, जिसे साइट कह देते हैं। और प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं, तो ट्रांसफ़र आरएनए बॉडी में से अमाइनो एसिड्स को कलेक्ट करके राइबोसोमल आरएनए के पास लेके आता है, जो कि साइट प्रोवाइड करता है अमाइनो एसिड को जोड़ने की, और प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है। ठीक है? और जो डीएनए की सीक्वेंस होती है, जो कि कोड करती है कि ये वाली प्रोटीन बनानी है, उस डीएनए की सीक्वेंस को जीन कहा जाता है। आई एम श्योर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पढ़ लेंगे। हर इंडिविजुअल के अपने यूनिक फिंगरप्रिंट्स होते हैं, और दो ह्यूमन बीइंग के फिंगरप्रिंट कभी भी मैच नहीं करते। तो जो सर्कल्स होते हैं टिप्स पे, यहाँ पे जो सर्कल होते हैं टिप्स पे, वो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर कहीं पे थेफ्ट हुई है, चोरी वगैरह हुई है, तो बंदे की आइडेंटिफिकेशन फाइंड आउट करनी है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से फाइंड आउट कर लेते हैं। हाँ, अगर कोई बंदा बहुत स्मार्ट है कि चोरी करके लाखों करोड़ों डॉलर की चोरी कर लेता है, और उसको लगता है कि मेरे पे शक हो सकता है, तो एक ही मेथड है डीएनए फिंगरप्रिंट को ऑल्टर करने का, सर्जरी। सर्जरी से डीएनए फिंगरप्रिंट को आइडेंटिफाई होने से रोका जा सकता है। लेकिन बॉडी के कौन-कौन से हिस्से की सर्जरी करवाएँगे? इसलिए ये कोई पॉसिबल अ, मेथड नहीं है डीएनए को रब करना, ठीक है? डीएनए तो पस सेल से भी मिल जाता है। तो चोरी वाली साइट से डीएनए के फिंगरप्रिंट्स को कहाँ-कहाँ से चोर रब करेगा, अल्टीमेटली पकड़ा ही जाएगा। इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो कि कई बार कोर्ट में जो माँ-बाप हैं, वो बच्चे के हक के लिए लड़ते हैं। तो या 2 पेरेंट्स होते हैं जिनकी शादी नहीं हुई हुई, लेकिन बेबी है, तो माँ कहती है कि ये बेबी इस इंसान का है। तो वो इंसान कहता है कि नहीं, मेरा बेबी नहीं है। फिर उस केस में डीएनए मैचिंग की जाती है। वहाँ से पता चल जाता है कि पेरेंटहुड, मतलब इसके मदर और फादर जो हैं वो कौन से हैं बेबी के। तो इसलिए बहुत ईज़ियर हो गया आजकल ना। तो इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो बहुत ही एक काम की चीज़ है। डिस्टिंक्शन बिटवीन डीएनए आरएनए, ये तो आपको मैंने पहले बता ही दिए कि आरएनए में जो शुगर है उसका नाम डी राइबोज है, और डीएनए में जो शुगर है उसका नाम 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर है। आरएनए में जो बेसिस हैं पिरामिडीन के, साइटोसिन, यूरासिल, और डीएनए में जो पिरामिडीन्स हैं वो साइटोसिन और थायमिन है। आरएनए सिंगल चेन होती है, ये डबल हेलिक्स होता है डीएनए। जो आरएनए है डीएनए से बनता है, और ये रेप्लिकेशन इसकी नहीं होती। और डी ऑक्सी राइबोस जो है, ये रेप्लिकेट कर सकता है। अभी तो हमने पीछे पढ़ा कि इसकी जो रेप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। तो इसकी रेप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। आरएनए के मॉलिक्यूल थोड़े छोटे होते हैं, और उनका मॉलिक्यूलर मास भी कम होता है, और डीएनए के मॉलिक्यूल जो हैं वो लॉन्ग होते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी इनका लार्जर होता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट करता है आरएनए, और डीएनए स्ट्रक्चर को, मेटाबॉलिज्म को, और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन को कंट्रोल करता है। आरएनए जो है वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, और डीएनए जो है ह्यूमन बीइंग्स का और ज़्यादातर एनिमल्स का, यूकैरियोटिक सेल्स का एक जेनेटिक मटेरियल है। यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो ट्रू सेल्स होते हैं।
म्यूटेशंस, डीएनए के नाइट्रोजन बेस में कुछ जंपिंग हो जाती है या कुछ सडन चेंजेस आ जाते हैं जब किसी ह्यूमन बींग्स के ऊपर रेडिएशंस पड़ जाएं या वायरस उनकी डीएनए की सीक्वेंस को चेंज कर दे या केमिकल एजेंट चेंज कर दे, तो सेल अपने नाइट्रोजन बेस को सीक्वेंस में दोबारा से ना लगा सके और अपनी रिपेयर ना कर सके, it results into altered sequence of nitrogen base in DNA which is called as mutation. Mutation से कैंसरस सेल बन सकते हैं और इंसान की अंदर बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज और डिजीजेस आ सकते हैं। अगर एक डीएनए में नाइट्रोजन बेस एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनिन है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस क्या होंगे? एडेनिन के ऑपोजिट थायमिन होगा, ये हो गया। थायमिन के ऑपोजिट एडेनिन हो गया, ये हो गया। साइटोसिन के ऑपोजिट गुआनिन हो गया, ये हो गया। गुआनिन के ऑपोजिट साइटोसिन होगा, ये हो गया। थायमिन के ऑपोजिट एडेनिन होगा, ये हो गया। साइटोसिन के ऑपोजिट गुआनिन हो गया, ये हो गया। साइटोसिन के ऑपोजिट गुआनिन हो गया, ये हो गया। एडेनिन के ऑपोजिट थायमिन होगा, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से भी वो क्वेश्चन कई बार छोटा सा पूछ सकते हैं। आई एम श्योर कि ये आपको डीएनए और डीएनए का जो न्यूक्लिक एसिड का जो टॉपिक है वो ठीक से समझ लग गया होगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ऑफलाइन क्लास में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं जहाँ से ना आपको समझ लगी हो। विद दिस वी कॉल इट अ डे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी नाइसली। थैंक यू वेरी मच। वी कॉल इट अ डे। सी यू टुमारो बैक विद द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर। फाइन बच्चा, थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल।